हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ आज हम डिस्कस करेंगे एक नया एमसीक्यू सेट जो कि सभी टाइप का डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो लोग मेरा चैनल में नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जो क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं क्वेश्चन सेट में, हम सिर्फ 10-12 तो क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को बेस बना के आप उसी माइंडसेट के साथ दूसरा क्वेश्चन निकालने को भी कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक एमएमआर रिलेटेड कोई क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा डस्ट लिमिट क्या है, रेस्पिरेबल डस्ट लिमिट माइंस में कितना है, जो एम्बिएंट नॉइज लेवल के बात हम करते हैं, या फिर नॉइज हो गया, डस्ट हो गया। अगर डस्ट के बारे में हम डिस्कस किए तो आप इसी माइंडसेट के साथ उतरे कि अगर डस्ट के बारे में ठीक है हमको पता चल गया तो नॉइज का क्या होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन का क्या हो सकता है। तो उसी टाइप का आप सोचिए। इस ऐसे करने से क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन को बेस बना के उसी टाइप का और क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकता है उसी दिशा में भी सोच सकते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा आपका सीबीटी एग्जाम के लिए। क्योंकि ये तो मल्टीपल टाइप की चॉइस क्वेश्चंस है, इसे लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो एक अगर आपको सोचने का जरिया ही इसी क्वेश्चन सेट में मिल सकता है। और इसी टाइप का क्वेश्चन सेट भी काफ़ी सारा मेरा चैनल में अपलोड है। जो लोग नया है आप लोग सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का क्वेश्चन सेट का कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which NSC, which National Safety Conference, NSC यानी कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, which NSC recommended that each mining company operating which NSC recommended that each mining company operating mechanized mines should set up an occupational disease board। ODB भी इसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड। ये कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक रिकमेंडेशन आया था कि जितना भी माइनिंग कंपनी है जो मैकेनाइज्ड माइंस ऑपरेट करते हैं वो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड सेटअप करें। कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये रिकमेंडेशन आया था? ऑप्शंस क्या क्या है? 7th NSC यानी कि 7th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 8th NSC, 10th NSC, 9th NSC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 8th NSC। 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है कि जो भी माइनिंग कंपनी है जो मैकेनाइज्ड माइंस चलाते हैं वो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड सेटअप करें। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जैसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि 8th NSC का रिकमेंडेशन है, तो इसमें तुरंत आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, NSC से भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो हमारा जितना भी जो अभी तक 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुका है इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया गया है, इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस, और कौन सा रिकमेंडेशन किस NSC का रिकमेंडेशन है। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली आपको ऐसे बता देता हूँ कि फोर्थ फिफ्थ तक जो NSC है वो उसमें ज़्यादा आपको MCQ नहीं मिलेगा, बहुत सब्जेक्टिव टाइप डिस्कशन उसमें हुआ था। बाकी 6 से लेकर 12 तक जो NSC बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उसका एक नोट भी बना सकते हैं कि 7th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रिकमेंडेशन आया था, क्योंकि कभी कभी पूछता है। ठीक है, उसका जो MCQ है वो आपको मालूम है, लेकिन वो किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है, इस टाइप का भी सवाल आ जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 7th NSC लिख लिए हेडिंग, उसके अंदर जो जो रिकमेंडेशन वो एक जगह पर लिख लिए। ठीक है, फिर 8 का ऐसे, 9th का ऐसे। ऐसे करने से क्या होगा कि एक साथ आप बहुत सारा MCQ को कवर कर रहे हैं। एक तो उसका रिकमेंडेशन को भी पढ़ रहे हैं कि किसमें किस टाइप का NSC आया था, रिकमेंडेशन आया था, और कौन सा रिकमेंडेशन
किस एनएससी का है, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी टाइप का आपका तैयारी होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो एमसीक्यू सीबीटी जब से आया है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम सिंपली मतलब रट्टा मार के जाने से अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस दिशा में आपको सोचना है। जैसे अभी ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड के बारे में 8 एनएससी का एक रिकमेंडेशन है करके हम डिस्कस किए। तो वो जो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, उसमें क्या कौन कौन रहेंगे वो भी वहाँ पे लिखा गया है कि वो जो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड कंसिस्ट होगा या सेटअप होगा, उसमें 3 आदमी रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में सर्टिफाइड है, और एक रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे, और एक जनरल फिजिशियन रहेंगे। तो 3 फिजिशियन को लेके, 3 स्पेशलिस्ट को लेके ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड का सेटअप बनाने के लिए रिकमेंडेशन आया था। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड में कौन कौन रहेंगे? एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक जनरल फिजिशियन। तो कभी कभी एमसीक्यू ऐसा भी पूछ लेगा कि जो 8 एनएससी में आपका रिकमेंडेशन आया था कि ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड सेटअप करने के लिए, तो इनमें से कौन कौन रहेंगे? तो उसमें से ये जो तीनों हम बताए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, इसको छोड़ के दूसरा एक ऑप्शन डाल देगा। फिर उसमें ऑप्शन देगा ओनली ए बी सी, ओनली ए बी, ओनली बी सी, इस टाइप का दे देगा। तो आपको पता है कि हाँ ये 8 एनएससी का रिकमेंडेशन है, फिर भी आप फंस जाएंगे। तो तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो आप तैयारी किए थे, जो पढ़ाई किए थे, उसी से भी क्वेश्चन आया, फिर भी आप अटेंड नहीं कर पाए। तो इसी टाइप का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर बोलेंगे तो इसका सही आंसर होगा 8 एनएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which control blasting technique isolates the blasting zone from remaining rock mass by creating a fracture line? ये क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि कौन सा कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है जिसमें कि जो ब्लास्टिंग जो टेक्निक की ब्लास्टिंग जोन को बाकी जो रॉक मास है उसको उससे अलग कर देता है एक फ्रैक्चर लाइन क्रिएट करके। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक तो काफ़ी सारे हैं, जैसे प्री स्प्लिटिंग, लाइन ड्रिलिंग, मफल ब्लास्टिंग, डेक चार्जिंग, वो सब है कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक का एम क्या है कि हमारा जो थ्रो होगा ब्लास्टिंग होने के बाद, हमारा जो थ्रो होगा एक कंट्रोल एरिया के अंदर होगा, ज़्यादा ग्राउंड वाइब्रेशन नहीं होगा, उसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका फ्रैगमेंटेशन का, वो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर ही होगा। ये सब उसका ऑब्जेक्टिव है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि जिस टेक्निक को यूज करने से वो क्या करता है कि हमारा जो ब्लास्टिंग जोन है, जिसको हम ब्लास्ट करना चाहते हैं, जिस एरिया को, यानी कि हमारा बेंच का जिस पोर्शन को हम ब्लास्ट करना चाहते हैं, वो उसको छोड़ के बाकी रॉक मास को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है एक फ्रैक्चर लाइन क्रिएट करके। तो ये कौन सा टेक्निक है? ये प्री स्प्लिटिंग का टेक्निक है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्री स्प्लिटिंग में क्या करते हैं। प्री स्प्लिटिंग में हम लोग क्लोज स्पेसिंग दे के होल ड्रिल होल करते हैं, उसमें स्पेसिंग कम रहता है, क्लोज स्पेसिंग होता है। क्लोज स्पेसिंग का मतलब क्या है? हम जो स्पेसिंग बर्डन डिसाइड करते हैं, स्पेसिंग बहुत कम होता है, और उसमें जो हम चार्जिंग करते हैं, जो प्री स्प्लिटिंग में जो होल हम ड्रिल करते हैं, चार्जिंग भी बहुत मतलब लेसर एक्सप्लोसिव कर दे के उसको चार्ज करते हैं। यानी कि जो अगर मान लीजिए हमारा मेन ब्लास्ट होल में जितना हम एक्सप्लोसिव डालते हैं, मान लीजिए ये है हमारा मेन होल। ठीक है, मेन होल में मान लीजिए 2/3 हम डालते हैं एक्सप्लोसिव और 1/3 करते हैं स्टेमिंग। तो इसमें जितना एक्सप्लोसिव हम यूज करते हैं मेन होल में, उसका ओनली 10 to 15% एक्सप्लोसिव हम यूज करते हैं, जो प्री स्प्लिटिंग के लिए हम जो होल करते हैं क्लोज स्पेसिंग में। बहुत स्पेसिंग उसमें उस होल टू होल जो स्पेसिंग होता है बहुत कम होता है प्री स्प्लिटिंग मेथड में। ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या होता है कि जो हमारा बाकी रिमेनिंग रॉक मास है उससे ब्लास्टिंग जोन अलग हो जाता है एक फ्रैक्चर लाइन के साथ। इसीलिए क्या होता है कि बाकी जो हमारा रॉक मास को ज़्यादा डिस्टर्ब ही नहीं करता।
तो ये है प्री स्प्लिटिंग टेक्निक का मतलब फायदा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्री स्प्लिटिंग। ठीक है, प्री स्प्लिटिंग is a controlled blasting technique which that isolates the blasting zone from remaining rock mass by creating a fracture line। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्री स्प्लिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोजीमीटर। डोजीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डैश illumination standard, ground vibration, noise exposure of a worker, none of these। तो इसका सही आंसर क्या है? डोजीमीटर हम क्यों यूज करते हैं? डोजीमीटर नॉइज एक्सपोजर के लिए हम यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। एक वर्कर जो माइंस में काम कर रहा है, वो नॉइज के साथ कितना एक्सपोज हो रहा है, कितना नॉइज को वो झेल रहा है, और मतलब उसका लेवल क्या है, वो सब मेजर करने के लिए हम डोजीमीटर यूज करते हैं। तो इस देखिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन से आप क्या मतलब सोचने का नज़रिया ले सकते हैं कि अच्छा, डोजीमीटर अगर नॉइज एक्सपोजर ऑफ वर्कर के लिए यूज होता है, तो ऐसे अलग और क्या क्या इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग पर्पज में यूज होता है। जैसे लॉक्स मीटर इल्यूमिनेशन के लिए यूज होता है, तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए। जितना आपको मतलब जो 40-50 तो आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो ये हमेशा के लिए आपका एक नोट बन गया। तो ऐसे करके आपको तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन मिल गया तो उसको रट्टा मारना है। तो आप ऐसे करने से क्या होगा, हाँ ठीक है, 40-50% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तो सफिशिएंट नहीं है ना। तो ये जो सोचने का नजरिया ही आपको मतलब क्वालिफाई करने की तरफ बढ़ा देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसी नजरिया से ही हमेशा आपका पढ़ाई कीजिए। कोई ये सिर्फ माइनिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज में जो जहाँ पे थोड़ा हिंट मिला, उसी हिंट को बेस बना के आपको आगे बढ़ना है। उससे और थोड़ा मतलब क्या करना है, और थोड़ा उसमें इन्वेस्टिगेट करना है कि इसी टाइप का और क्या हो सकता है। ठीक है, तो डोजीमीटर, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के पास अगर आएंगे, तो डोजीमीटर यूज होता है नॉइज एक्सपोजर ऑफ ए वर्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज फॉर थंब रूल, सबग्रेड ड्रिलिंग इज लिमिटेड टू डैश। थंब रूल के हिसाब से देखिए, ब्लास्टिंग हमेशा क्या ट्रायल एंड एरर मेथड में चलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पूरा फिक्स चीज है कि ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होता है। वो स्ट्राटा टू स्ट्राटा वेरी करता है, हमारा जो डिपॉजिट है उसके हिसाब से वेरी करता है, सब बहुत सारे चीज। इसलिए ये एक दो दिन में फिक्स नहीं किया जाता। आप जब भी जिस ही माइंस में जाएंगे, आपका जो ब्लास्टिंग करने का जो ब्लास्टिंग पैरामीटर फिक्स करने का जो प्रोसेस है, वो ओवर द टाइम आता है। ऐसा नहीं कि आज फिक्स कर लिए तो आज ऐसा फिक्स करके ब्लास्टिंग कर लिए तो ये पूरा पूरा यूनिवर्सल हो गया, किसी भी माइंस जाएंगे तो इसी फंडा में ब्लास्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग माइंस में अलग अलग कंडीशंस रहता है, स्ट्राटा का कंडीशन रहता है, फ्रैक्चर जोन्स वगैरह रहता है। तो वो मतलब एक एक्सपीरियंस है कि हाँ, यहाँ पे ये जो हमारा डिपॉजिट, और वो बेंच टू बेंच भी वेरी करता है। ठीक है, लेकिन उसका एक थंब रूल रहता है। पहले थंब रूल से शुरू किया जाता है, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग ब्लास्ट में करने के बाद पता चलता है कि हमारा डिपॉजिट क्या मांग रहा है, कौन सा सही बैठ रहा है हमारा ब्लास्टिंग पैरामीटर, बर्डन कितना होगा, स्पेसिंग कितना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि थंब रूल ही चेंज हो जाएगा, थंब रूल चेंज नहीं होता है, वो वैरी करता है स्ट्राटा टू स्ट्राटा। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही फिर फिक्स किया जाता है कि कौन बेस्ट सुइटेबल पैरामीटर है इस पर्टिकुलर स्ट्राटा के लिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से, लेकिन जो थंब रूल है उसको तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बर्डन और स्पेसिंग के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, सबग्रेड ड्रिलिंग कितना करना चाहिए, हमारा चार्जिंग कितना करना चाहिए, स्टेमिंग कितना करना चाहिए। थंब रूल तो चेंज नहीं होगा ना, थंब रूल को बेस बना के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जो बेस्ट सुइटेड रहता है उसी को ही फाइनल किया जाता है, और उसी के हिसाब से ही ब्लास्टिंग प्लान बनाया जाता है। तो थंब रूल क्या बोल रहा है, सबग्रेड ड्रिलिंग कितना होना चाहिए, 0।
0.3 to 0.5, 0.1 to 0.2, 0.1 to 0.5, 0.5 to 0.8 टाइम्स ऑफ बर्डन। ये सब टाइम्स ऑफ बर्डन में है, ठीक है। यानी कि टाइम्स ऑफ बर्डन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए बोल रहा है 0.3 टू 0.5 टाइम्स बर्डन, तो ये इसका मतलब क्या है कि 0.3 इंटू बर्डन, ये करना है 0.3 टू 0.5 इंटू बर्डन, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है 0.1 टू 0.2 टाइम्स बर्डन, यानी कि बर्डन का इतना गुना, ठीक है। मतलब यानी कि मल्टीप्लिकेशन का बात बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.1 टू 0.2 टाइम्स बर्डन। यानी कि सबग्रेड डीलिंग कितना होना चाहिए? जो हमारा बर्डन जितना है, स्पेसिंग और बर्डन फिक्स होने के बाद हमारा बर्डन जितना है उसका मतलब 0. उस बर्डन इंटू 0.1 या फिर 0.2 इतना किया जाता है, और इतना रख के ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोला कि थंब रूल चेंज नहीं हो जाएगा, उसको बेस करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो सबग्रेड ड्रिलिंग के लिए जो थंब रूल है, सबग्रेड ड्रिलिंग कितना होगा? 0.1 टू 0.2 टाइम्स ऑफ बर्डन, यानी कि बर्डन इंटू 0.1 और बर्डन इंटू 0.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। पोर्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज मेड मैंडेटरी, ये भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है कि जो ड्रिंकिंग वाटर का पोर्टेबिलिटी टेस्ट होता है कितने दिन में होना चाहिए? वंस इन ए ईयर, क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार, वंस इन एवरी 6 मंथ यानी कि 6 महीने में एक बार, वंस इन एवरी मंथ यानी हर महीने में एक बार। तो इसका सही आंसर क्या है? ये तो रिकमेंडेशन है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का, वंस इन ए ईयर, जो कि ऑप्शन ए में है। साल में एक बार कम से कम ड्रिंकिंग वाटर का पोर्टेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नोनेल सिस्टम ओवर डिटोनेटिंग कॉर्ड? हम अगर नोनेल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है? डिटोनेटिंग कॉर्ड को रिप्लेस करके नोनेल सिस्टम आया था ना, तो डिटोनेट मतलब रिप्लेस करके, यानी कि डिटोनेटिंग कॉर्ड का एडवांटेजेस को नज़र में रखते हुए फिर नोनेल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो डिटोनेटिंग कॉर्ड यूज करने में और नोनेल सिस्टम यूज करने में क्या फ़ायदा है? नोनेल सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं, ऑप्शंस क्या क्या है? दे डू नॉट डिसेंसिटाइज द एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोसिव का सेंसिटिविटी कम नहीं होता है नोनल सिस्टम यूज करने से। दे डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेमिंग कलम, स्टेमिंग कलम को डिस्टर्ब नहीं करता है। बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिच, ये तो बहुत ही मतलब क्या है इम्पोर्टेंट ये है नोनल सिस्टम का। इसीलिए तो नोनल सिस्टम, जो लोग ब्लास्टिंग में इन्वॉल्व है वो लोग जानते हैं कि नोनल सिस्टम यूज करने का फायदा क्या है। दोनों है, दोनों ही फायदा है, जो कि डिटोनेटिंग कॉर्ड में ये सब प्रॉब्लम आता था। डिसेंसिटाइज भी नहीं करता है एक्सप्लोसिव को, और स्टेमिंग कलम को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ YTDS, YTDS का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत ही कॉमन एक एब्रिविएशन है। YTDS, ऑपरेशंस इन ट्रक डिस्पैच सेक्शन, ऑपरेशंस इन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पैच सेक्शन, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम, नॉन ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर क्या है? ये तो मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा। YTDS ऑप्शन सी में जो है ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम। हमारा जो इतना सारा गाड़ियाँ इसके अंदर चलता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये YTDS मतलब क्या बोलते हैं, एक एडवांस्ड वर्जन आया था जो कि बहुत ही पॉपुलर है। YTDS ऑपरेटर इसमें क्या होता है कि हर ट्रक का मूवमेंट वगैरह सब कुछ आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम, ठीक है। तो ये सब एब्रिविएशन को भी आप एक जगह पे लिख सकते हैं। मतलब देखिए, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग सेक्शंस में नोट बनाना होगा
कि हाँ अब्रीविएशन सेक्शंस में कुछ एक कहाँ मिल गया या फिर कहाँ पता चला, ड्यूरिंग डिस्कशन हो, पढ़ाई करने के वक्त हो, किसी वीडियो से हो, उसको एक जगह पे लिख लिए। तो इससे करने से ही होगा, नहीं तो क्या होता है कि हम तो कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ हमेशा याद रहेगा। बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपका कभी कभी क्लियर हो जाता है, फिर बाद में उसको नोट डाउन नहीं करने से वो फिर भूल जाते हैं। और जहाँ से आपका फंडामेंटल क्लियर हुआ था वो तो हमेशा आपके पास रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। फिर अगर वही सेम चीज़ को दूसरा आदमी को पूछेंगे, वो सेम चीज़ तो बोलेगा लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा, जो कि आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। तो इसीलिए जहाँ पे भी आपका फंडामेंटल जिस चीज़ में क्लियर हो रहा है उसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो OITDS का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रॉक डिस्पैच सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th NSC हेल्ड ऑन, 10th NSC कब हुआ था? देखिए ये भी एक फिर सोचने का नज़रिया आपको बदलेगा कि हमको ठीक है क्या क्या लिखना है, कौन सा NSC में क्या क्या रिकमेंडेशन आया था, इसमें इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो थे उसको नोट डाउन करना है, और वो NSC कब हुआ था उसका डेट, उसका मंथ, उसका ईयर वो भी नोट डाउन करना है। तो इस देखिए आप नहीं तो पूरा NSC पूरा बोले आप सोचेंगे कि पूरा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को मैं अच्छे से पढ़ लिया हूँ, जो भी MCQ आएगा मैं कर लूँगा, लेकिन पूछ लेगा कब हुआ था, अरे मैं तो ये डेट वगैरह तो याद नहीं रखा था। तो फिर मतलब ये इतना सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक सोचने का नज़रिया है कि NSC का आपको कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो 10th NSC कब हुआ था? 10th NSC 2007 में हुआ था। ये हाँ ठीक है। देखिए अब आप सिर्फ ईयर ही याद रखेंगे, लेकिन इसके ईयर के साथ साथ मंथ भी है। 2007 में तो हुआ था, लेकिन कौन सा मंथ में हुआ था? तो 2007 का दो ऑप्शन है, तो नवंबर में हुआ था। तो इस टाइप का देखिए, नहीं तो सिर्फ आप अगर ईयर याद रखेंगे लेकिन इसमें डेट नहीं है, आप अगर इसको देख के खाली मंथ और ईयर भी लिखेंगे, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेगा डेट के साथ, तो फिर तो आप गड़बड़ हो गया। तो इसलिए डेट को भी याद रखिए। तो एक ये मैं जो इसलिए जो MCQ दे रहा हूँ, ये आपको एक सोचने का नज़रिया बताने के लिए, इसी दिशा में सोचिए और प्रिपेयर कीजिए। और कुछ कुछ उसी में से हम लोग तो MCQ जो सेट के दौरान डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे, तो ये आपको बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपका तैयारी में आप इसी नज़रिया के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर आएंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नो वर्क लिमिट ऑफ नॉइज लेवल इन माइंस? मतलब माइंस में नो वर्क नॉइज लेवल कितना सेट किया गया है, कितना होने से कोई भी काम नहीं हुआ। नो वर्क लिमिट मतलब ये लिमिट पहुंच जाएगा तो काम कोई किसी को अलाउ ही नहीं किया जाएगा काम करने के लिए। नो वर्क लिमिट ऑफ नॉइज का मतलब ही वही है कि नॉइज का अगर लेवल इतना पहुंच गया तो कोई आदमी को, कोई वर्कर को अलाउ ही नहीं किया जाएगा माइंस के अंदर उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए। इसका सही आंसर क्या है तो जानते हैं, 140 dBA, 140 डेसिबल, 140 डेसिबल पहुंच जाता है तो कोई वर्कर को अलाउ ही नहीं किया जाता है माइंस उस एरिया में काम करने के लिए। तो ये जैसे क्वेश्चन मिल गया, इसी रिलेटेड फिर आप और क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको फिर ढूंढिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी नॉइज लिमिट में आप देखेंगे, सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप याद मत रखिए, ये नैड है, ये नॉइज में और क्या क्या स्टैंडर्ड है उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे वार्निंग लिमिट है 85 dBA, वार्निंग लिमिट है, डेंजर लिमिट है 90 dBA। उसमें फिर है कि विदाउट अप्रोप्रिएट ईयर प्रोटेक्शन आपको उसी एरिया में घुसना नहीं दिया जाएगा जहाँ पे 115 dBA पहुँच गया है नॉइज लेवल। देखिए 85 हो गया वार्निंग लिमिट, 90 dB हो गया डेंजर लिमिट, 115 dB अगर पहुंच जाता है तो विदाउट ईयर प्रोटेक्शन, यानी कि ईयर मफ, ईयर प्लग ना यूज करके उस एरिया को छोड़ा ही नहीं जाएगा। और पीपी मतलब कहाँ पहन के ही छोड़ सकते हैं, अगर पॉल्स में 130 dB आ रहा है और फास्ट में 1 to 20 dB आ रहा है, और 140 dB अगर पहुंच गया
चाहे आप ईयर प्लग लगाओ, ईयर मफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, पीपीई पहनो, जो भी करो, आपको अलाउ ही नहीं है, नो एंट्री जोन है अगर 140 पहुंच गया तो, जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नो वर्किंग लिमिट ऑफ नॉइज है 140 dBA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नोटिस टू बी गिवन अंडर सेक्शन 25 व्हेन एनी पर्सन, देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के पूछा कि सेक्शन 25 के अंदर कौन सा नोटिस हमको देना है। तो सर सेक्शन 25 में क्या है, नोटिस ऑफ डिजीज। सेक्शन 25 में अगर नोटिस ऑफ डिजीज है तो किस चीज़ के लिए नोटिस दिया जाएगा, जब कोई आदमी कोई नोटिफाइड डिजीज में अफेक्टेड होगा, तो वो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे है। contract a notified disease when a worker contracts a notified disease then notice to be given under section 25। देखिए ये डायरेक्ट नहीं पूछा कि नोटिफाइड डिजीज के बारे में कौन सा सेक्शन में लिखा गया है, घुमा के पूछा। तो फंडामेंटल क्लियर होगा, आप पहले दिमाग में लाएंगे कि सेक्शन 25 किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 25 में नोटिफाइड डिजीज के बारे में, तो जो भी नोटिस दिया जाएगा किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, अगर कोई वर्कर नोटिफाइड डिजीज में अफेक्टेड है तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था इस एमसीक्यू सेट का। तो दोस्तों इस टाइप का आपको सोचना है और इस टाइप का क्वेश्चन सेट भी मैं आगे लाता रहूँगा ताकि आपका प्रिपरेशन में मैं कुछ मदद कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए रहता हूँ, धन्यवाद।